नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना पुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो उसके लिए पहले हम समझेंगे कि बेसिकली प्रेगनेंसी कहाँ ठहरती है और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जो प्रेगनेंसी के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उसमें कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करती है। तो सबसे पहले ये समझें कि ये अपना यूट्रस है, यानी बच्चादानी है। ये वेजाइना है यानी कि वो पार्ट जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल के बाहर आता है या जहाँ से हम इंटरकोर्स करते हैं जिस स्पेस में, दैट इज़ वेजाइना। ये हमारी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जिनको बोलते हैं, और ये हमारी अंडादानी है यानी ओवरी जिसको कहते हैं। और इसमें जो ये रेड और येलो कलर के दिख रहे हैं ये हमारे फॉलिकल्स हैं या अंडे हैं जिन्हें कहना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी फीमेल में अंडे यहाँ से बनते हैं। 1 महीने में यूजुअली एक अंडा बन के फूटता है, कभी इस ओवरी से कभी इस ओवरी से, सेकेंड ओवरी से। इस साइड ओवरी जो है फुल ओवरी दिखाई गई है और इसमें कट सेक्शन दिखाया गया है, आधी कटी हुई ओवरी है। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर बाहर से देखेंगे तो ओवरी ऐसे दिखेगी और अगर कट करेंगे तो फॉलिकल्स ऐसे दिखेंगे। फॉलिकल्स यानी अंडे। तो जब अंडे बन के फूटते हैं तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है बेसिकली इसमें ये वाला जो एंड है यहाँ से अंडा यहाँ आ जाता है और अंडा यहाँ से आने के बाद इस पार्ट में ट्यूब के आता है। हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं तो बेसिकली स्पर्म्स यहाँ निकलते हैं, जो सीमेन निकलता है वो यहाँ सिक्रीट होता है और उसमें जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से चढ़ के यहाँ चल के फेलोपियन ट्यूब में यहाँ आते हैं और अंडे से मिलते हैं। जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के 6 डेज़ के बाद प्रेगनेंसी यहाँ आके यूट्रस में बैठ जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद यानी कि फिर आफ्टर 8 डेज़ या आफ्टर 6 डेज़ हमको ब्लड टेस्ट से या यूरिन टेस्ट से हमें पता पड़ जाता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, यानी हम कंसीव हो गए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब ये जो प्रोसेस है दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अंडा यहाँ से बना, ट्यूब में तो आ गया, स्पर्म ने भी यहाँ मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न किसी कारणवश ये ट्यूब जो रहती है इसमें सीलियरी फीचर्स होते हैं जिससे कि जो प्रेगनेंसी हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ के यहाँ तक आती है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अगर ट्यूब में कुछ डिफेक्ट है या आसपास चिपका हुआ है या ट्यूब के मूवमेंट अच्छे नहीं हैं या कोई और फैक्टर हो जिनकी वजह से प्रेगनेंसी ट्यूब में ब्लॉक हो, तो छोटा मोटा, तो उसमें क्या रहता है कि प्रेगनेंसी यहीं रह जाती है और आगे बढ़ नहीं पाती, यानी यूट्रस में नहीं आ पाती है। तो इस सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी यहीं इस ट्यूब में बढ़ना शुरू करती है तो इसको बोलते हैं अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ट्यूब में है। इसी तरह से कभी कभी ओवरी में प्रेगनेंसी रह जाती है कि स्पर्म वहाँ तक चला गया तो ओवेरियन प्रेगनेंसी हो सकती है। कभी कभी क्या होगा कि एब्डोमिनल मतलब इसके बाहर ही प्रेगनेंसी, मतलब जो कंसीव हुआ वो इधर ना आते हुए यहाँ से ड्रॉप होकर एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलती है। तो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कहाँ जाकर कंसीव हुई है, कौन से बॉडी के पार्ट पर, उस हिसाब से हम प्रेगनेंसी को नाम देते हैं। लेकिन जितनी भी प्रेगनेंसी है जो यूट्रस में नहीं आ पाई और यूट्रस के बाहर है, उन सारी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि अगर हमारा यूट्रस में प्रेगनेंसी होना चाहिए था वहाँ नहीं रहते हुए ट्यूब में, ओवरी में या कभी कभी सर्विक्स के पास जो आपका स्कार, सिजेरियन स्कार यहाँ कहीं रहता है लोअर सेगमेंट में, तो उस स्कार में जाके फंस जाती है, उसको स्कार एक्टोपिक कहते हैं। तो इस तरह से यूट्रस की कैविटी जहाँ नॉर्मल कंडीशन में प्रेगनेंसी होना चाहिए उसको छोड़कर अगर कहीं भी प्रेगनेंसी और होती है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपको यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं है और यूट्रस के अलावा कहीं पर भी प्रेगनेंसी है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन जो साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब का जो ल्यूमेन रहता है, जो जगह रहती है अंदर की साइड का, वो बहुत ही पतला रहता है, मतलब इतना पतला कि जस्ट एक वायर निकल पाएगा, पतला सा वायर या कोई भी पतली चीज़ उसमें से निकल सकती है। तो ऐसी जगह पर अगर प्रेगनेंसी है तो वो ज़्यादा दिन ग्रो नहीं कर पाएगी। जैसे ही प्रेगनेंसी में डिवीज़न होगा, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो में जैसे जैसे डिवीज़न होगा तो
डिवीज़न से जैसे ही साइज़ बढ़ेगा तो ये जो ट्यूब होती है ये रप्चर हो जाती है, जिसको रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और अगर यहाँ से वो रप्चर हुई तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें से जो ब्लड फ्लो होगा उससे पूरी एब्डोमिनल कैविटी यानी पूरे पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और कंटिन्यूएशन में ब्लड फ्लो होता ही चले जाएगा इस ट्यूब से। तो पेशेंट के अंदर का जो ब्लड है बॉडी का वो पूरा ब्लड निकल के पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। दैट इज़ अ सीरियस सिचुएशन। उस सिचुएशन में हमें इमीडिएटली ये जो ब्लीडिंग वेसल है इसको तुरंत लाइगेट करना पड़ता है, यहाँ से ब्लीडिंग बंद करनी पड़ती है ताकि पेशेंट की जान को खतरा ना हो। तो इट इज़ एन इमरजेंसी कि अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है किसी पेशेंट को तो आपको इमीडिएटली जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप करना होगा। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ऑपरेशन के दौरान हमको इस ट्यूब को निकालना पड़ सकता है। मैक्सिमम टाइम निकालना ही पड़ता है क्योंकि ये ट्यूब ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है जिसका कोई फ्यूचर में यूज़ नहीं रहता। अब अगर इस ट्यूब को हम निकाल देते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि अब हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी, हम ये ट्यूब निकाल देंगे। तो डेफिनेटली बात सही है, अगर आपको ये ट्यूब निकल चुकी है तो आपको इस साइड से, इस साइड की अंडादानी से जो अंडे बन रहे हैं उसकी वजह से प्रेगनेंसी नेचुरल प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी साइड की अंडादानी से अंडे बनेंगे और ट्यूब से, अगर ट्यूब नॉर्मल होगी, ब्लॉक नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, अडेशन नहीं होगा या कोई और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होगा जिसकी वजह से वापस इस ट्यूब में एक्टोपिक ना हो, तो इससे नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फिर से हमको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दूसरी ट्यूब में एक्टोपिक हो सकती है? तो यस, देर आर चांसेस। मैंने मेरी ही प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनको फिर से रिकरेंट एक्टोपिक हुआ दूसरी ट्यूब में। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपकी सेकेंड ट्यूब भी ख़राब है तो एक्टोपिक के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। इट इज़ 10 to 15% चांसेस कि वापस से आपको दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो। अगर दूसरी ट्यूब में भी आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो मान के चलिए कि ये ट्यूब भी आपको निकलवा लेना चाहिए और फिर जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, यानी कि आईवीएफ या जो भी, तो उससे आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अब अपन ये जानेंगे कि ऐसा क्यों है, अपनी ट्यूब क्यों डैमेज है। तो ट्यूब डैमेज होने के कई रीजंस होते हैं। इन्फेक्शन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन है इंडिया में। तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूब में कई बार ब्लॉक या उसके सीलियरी जो फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से एक्टोपिक के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दूसरे जो इन्फेक्शंस रहते हैं, पीआईडी से भी कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार एंडोमेट्रोसिस की वजह से, एडेशंस की वजह से हो सकता है, प्रीवियस कोई सर्जरी है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इनकी वजह से ट्यूब में डैमेज हो सकता है और एक्टोपिक के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर कहीं भी हुई है तो हमको इसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है कि मैम क्या मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो सकता, ज़रूरी है कि ऑपरेट करवाएं, कुछ मेडिकेशन ऐसा हो कि हम दे दें। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर हम लोग कुछ टेस्ट करवा के देखते हैं, अगर हमें लगता है कि बीटा एचसीजी लेवल कम है और जो सैक बना है, गैस्ट्रेशनल सैक बना है वो बहुत छोटा है, उसमें एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है, छोटी सी थैली बनी है, प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत ही है और उसको ब्लड फ्लो भी कम मिल रहा है, बीटा एचसीजी का लेवल कम हुआ है, या रप्चर्ड नहीं है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि रप्चर्ड भी है लेकिन ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं है, पेशेंट बहुत ही हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट का पल्स भी नॉर्मल है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो हम उसको अपने अंडर सुपरविजन रख के, हॉस्पिटलाइज करके और सुपरविजन में रख के चेक करते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन और कम तो नहीं हो रहा है या पेशेंट की जो कंडीशन है डिटेरियोरेट तो नहीं हो रही है। और बीटा एचसीजी का लेवल भी हम फॉलोअप में करते हैं कि बीटा एचसीजी के लेवल में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीटा एचसीजी का लेवल भी कम हो रहा है, जो पहला था उससे 48 आवर्स में और कम हो गया है और साइज़ बहुत छोटा है, तो कभी कभी हम इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी मेडिसिन के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा भी इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको रेगुलर फॉलोअप लगेगा। पहले तो आपको इनिशियली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद एवरी 48 आवर्स कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, फिर उसके बाद एवरी 7 डेज़ करवाने रहेंगे। जब तक कि आपका बीटा एचसीजी का लेवल ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक आप रिस्क में रहेंगे। कभी कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि फिर से ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सारी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात कुछ लेवल तक समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है, थोड़ा फास्ट बोला है, बहुत सारे लोग बहुत लंबा नहीं सुन पाते तो उन्हीं के लिए थोड़ा फास्ट बोला है।
लेकिन आपके कोई भी कमेंट्स हों या आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल बी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। हो सकता है लेट आंसर करूँ लेकिन डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच।